निशा क्षण भर खामोश रही, फिर कहने लगी, मैं छोटी से छोटी होती गई। जन्म से मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु से जन्म की ओर मैं बढ़ती गई थी। अंत में बिल्कुल छोटी बच्ची बनकर अपनी माँ की गोद में खेलने लगी। उसके बाद और भी छोटी और सूक्ष्म होते होते बिल्कुल गायब हो गई। इतना कहकर निशा चुप हो गई। याद करने की कोशिश करिए मिस निशा शर्मा। मिस्टर जेम्स का गंभीर स्वर फिर कमरे के शांत वातावरण में गूंजा। अभी तो आपने बताना शुरू किया है, अभी आपको और बहुत कुछ बताना है। बताइए, याद करने की कोशिश करिए। बताती हूँ। मैं अपनी माँ के गर्भ में पहुँच गई थी। चारों तरफ घना अंधकार था, मगर मैं उस घने अंधकार में रहकर भी माँ की आवाज साफ सुनती थी। माँ की मानसिक स्थिति को साफ साफ समझती थी। वह कब और क्या सोचती थी वह मुझे मालूम हो जाता था। कभी कभी माँ के आसपास होने वाली आवाज और वार्तालाप को भी सुन लेती थी। मेरा हर समय ध्यान अपने अतीत की ओर रहता था। वर्तमान जन्म में माँ के गर्भ में आने से पहले तुम कौन थी, कहाँ थी और कैसे मरकर गर्भ में आ गई? मिस्टर जेम्स एक शब्द को जोर देकर बोले। कुछ देर तक गहरी शांति छाई रही। फिर निशा बोली, मैं जराजीर्ण वृद्धा थी, मृत्यु के समीप थी। मेरे पास अपार धन था, मेरा काफी बड़ा परिवार था। सब कुछ रहते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं थी। मैं हमेशा अशांत रहकर छटपटाया करती थी। मैंने अपने पति के साथ आधे से ज्यादा विश्व का भ्रमण किया था। धन वैभव के कारण मेरे अंदर अहंकार भरा था। मैं जब 40 साल की थी उस समय मेरे पति की मौत हवाई जहाज की दुर्घटना में हो गई। पति की मौत के बाद मेरा सारा जीवन एकांकी और अशांत व्यतीत हुआ। अंत में मुझे कैंसर हो गया। उसी बीमारी में 80 वर्ष की अवस्था में मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर जेम्स ने पूछा। मालती देशमुख। फिर क्या हुआ? मिस्टर जेम्स ने फिर प्रश्न किया। निशा चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर जेम्स ने फिर तीव्र स्वर में उससे कहा, रुक क्यों गई? बताए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तुमको बताना ही पड़ेगा। हाँ, बता रही हूँ। मृत्यु के समय में बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो देखा कि नदी किनारे मेरी लाश को लोग जला रहे हैं। वहां मैंने लोगों से बात करनी चाहिए मगर ऐसा संभव नहीं हो सका। हमारे और उनके बीच कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं ना अपने परिवार के लोगों की बात सुन पाती थी और ना तो मेरी बात वे लोग सुन पाते थे। मुझे जीर्ण शीर्ण काया जलते हुए देखकर पहले तो क्लेश हुआ, लेकिन मुझे जब इस बात का अनुभव हुआ कि मैं बिना शरीर के भी रह सकती हूँ तो वह क्लेश और शरीर के प्रति मोह तुरंत खत्म हो गया। फिर मैं किसी ऐसी महिला की खोज में भटकने लगी जो मुझे धारण कर सके। जिस स्त्री को मैं गर्भवती देखती उसी के पीछे लग जाती, मगर फिर स्वयं मुझे ऐसा लगता कि वह स्त्री मुझे धारण करने योग्य नहीं है। अंत में एक महिला मिली जो मेरे संस्कार, विचार और भावनाओं के अनुकूल थी। उसका प्रसव का समय आ गया था। मैं तुरंत उस महिला के मुख के जरिए भीतर प्रवेश कर गई। उसके बाद किसी बात का ज्ञान नहीं रहा। उसी महिला की पुत्री को आप निशा शर्मा कहकर पुकार रहे हैं। निशा के बारे में हम जानते हैं। आप अपने बारे में बताएं मालती देशमुख। आप मालती देशमुख से पहले क्या थी? मालती देशमुख के रूप में जन्म लेने से पहले किस शरीर में थी? मैं अब और अतीत में नहीं जा सकती, मुझे भारी कष्ट हो रहा है, दयनीय रूप में निशा ने कहा। आपको जाना ही पड़ेगा, मिस्टर जेम्स का आदेश भरा स्वर सुनाई दिया। मालती देशमुख के पहले मैं वाराणसी में थी, निशा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। लगभग 125 वर्ष पहले मैं वाराणसी में थी। मेरा नाम सुधा जोशी था। मेरा परिवार बड़ा संपन्न और सुसंस्कृत था। मेरे पिता यशवंत जोशी ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तभी मेरे पिताजी की मृत्यु युद्ध स्थल में हो गई। मेरी माँ पिताजी की याद में हमेशा रोती रहती थी। गर्भ में रहकर भी मैं माँ की रुलाई सुनती रहती थी। फिर कब और कैसे मेरा जन्म हो गया मुझे पता ही न चला। निशा फिर चुप हो गई। मिस्टर जेम्स ने फिर आगे बोलने के लिए आदेश दिया। लड़खड़ाते स्वर में निशा ने कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर थी। जब कोई सौंदर्य और रूप रंग की चर्चा करता तो मैं फूली न समाती। धीरे धीरे मैंने यौवन में प्रवेश किया। रंगीन सपनों और सुनहरी कल्पनाओं में डूबी रहने लगी।
अभी मैं 18 वर्ष की हुई ही थी कि मेरी माँ की मौत हो गई और मैं अनाथ हो गई। उस रात खूब रोई थी मैं। मरते समय माँ ने कहा था मुझे कि सुधा, अपनी पढ़ाई बंद मत करना। कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितना ही कष्ट झेलना पड़े, मगर पढ़ाई पूरी करना। मैंने माँ के अंतिम आदेश को पूर्ण किया। हिंदी से एमए किया और पीएचडी की उपाधि भी ली। उस जमाने में उर्दू मिश्रित हिंदी का बोलबाला था। मैं हिंदी को उसके शुद्ध रूप में लाने की कोशिश करने लगी और उसी सिलसिले में कविता भी करने लग गई। हिंदी कविता ने मुझे हद से ज्यादा कल्पनाशील और भावुक बना दिया था। हर समय कल्पना लोक में विचरण करती रहती। आखिर कल्पना ने और भावुकता ने मुझे उन लड़कियों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, जो अरमानों के दरिया के किनारे सपनों के घरौंदे बना लेती है, किंतु कठोर यथार्थ के एक ही झोंके में सब कुछ बिखर जाता है। फिर राह नहीं सूझती, मिलते हैं सिर्फ आंसू। इतना कहकर निशा सिसकने लगी और सारा वातावरण बोझिल हो उठा। निश्चय ही निशा के मानस पटल पर अतीत के जीवन का कोई दुखद दृश्य उभर कर साकार हो गया था। अंत में वह न जाने कहां डूब गई। उसका चेहरा एकदम काला हो गया। मिस्टर जेम्स परेशान हो उठे। उन्होंने एक दो प्रश्न किया, लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने डॉक्टर रमन से कहा, मिस्टर रमन, तुम जरा निशा की नब्ज तो देखो। डॉक्टर रमन ने निशा की नब्ज देखकर कहा, नब्ज काफी तेज चल रही है, जरा सावधान होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे निशा एक एक जन पीछे लौट रही है, इनमें दारुण प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर मिल्टन बोले, मिस्टर जेम्स, इस समय यह परीक्षण खत्म किया जाए। निशा को आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मिस्टर जेम्स ने कहा, आप यही रहें। मैं तब तक लेबोरेटरी में जाकर इसके मस्तिष्क का फॉलोग्राम रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। मिस्टर जेम्स चले गए। केवल डॉक्टर मिल्टन और डॉक्टर रमन वहां रह गए। निशा बिस्तर पर अचेत निश्चल पड़ी हुई थी। वातावरण में पहले जैसी ही शांति छाई हुई थी। अब तक जो कुछ मैंने देखा, सुना और समझा था, उसने मेरे मन में एक भयानक तूफान पैदा कर दिया था। अनेक प्रश्नों और जिज्ञासाओं की रचना कर दी थी। उस घटना ने मेरी विचारधारा को एकदम बदल दिया था। यह बात मेरी समझ में अब अच्छी तरह से आ गई थी कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का संबंध आत्मा से नहीं बल्कि शरीर से है। शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है और शरीर ही पुनर्जन्म को स्वीकारता है। आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र है। वह ना तो जन्म लेती है, ना मरती है और ना ही उसका पुनर्जन्म होता है। इस विराट विश्व ब्रह्मांड में आत्मा की यात्रा अनंत है और उस यात्रा का दीर्घ इतिहास है। मृत्यु केवल उस अनंत इतिहास को परिच्छेद में विभक्त कर देती है। हर परिच्छेद में मनुष्य का नया शरीर होता है, नई सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था होती है। निशा की पिछले 2 जन्मों की कथा इस कठोर सत्य का साक्षी था मेरे लिए। बिस्तर पर अचेत पड़ी निशा को अपलक निहार रहा था मैं। डॉक्टर रमन उसके पास बैठकर उसके थके शरीर को आराम देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने निशा को जगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेम्स लौट आए तो डॉक्टर मिल्टन ने प्रश्न किया कि तुमने क्या देखा। डॉक्टर जेम्स ने कहा कि जिंदगी में ऐसा रिकॉर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उस फिल्म के बीच बीच में धब्बे हैं, लग रहा है जैसे फ्लैश लाइट का प्रकाश पड़ा हो। लग रहा है जैसे सूर्य के चारों ओर अलौकिक प्रकाश का वृत्त बना है। निशा के एक एक जन्म में पीछे लौटते समय तीव्र प्रतिक्रिया हो रही थी। निशा 2 दिनों तक नींद में ही रही। तीसरे दिन मिस्टर जेम्स ने फिर अपना प्रयोग शुरू किया। उस दिन भी हम चारों व्यक्ति ही थे। रात की काली चादर फैल चुकी थी। कमरे में सिर्फ नीले रंग का बल्ब जल रहा था। वातावरण में गहरी खामोशी बिखरी हुई थी। निशा की आत्मा को सम्मोहित होने में इस बार अधिक समय नहीं लगा। आप कौन हैं? मिस्टर जेम्स ने प्रश्न किया। निशा शर्मा। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप 105 वर्ष अतीत में चली जाए। लगभग 15 मिनट बाद प्रश्न किया मिस्टर जेम्स ने। आप कौन हैं? सुधा जोशी। मुझे बताइए, आपके साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसकी वजह से आपकी जिंदगी उन लड़कियों जैसी हो गई, इन्हें आंसू के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। सुधा जोशी ने कहना शुरू किया।